हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एक्सक्रीशन। और ये लाइफ प्रोसेसेस का जो है एक पार्ट है, लास्ट पार्ट एक्सक्रीशन जो है। एक्सक्रीशन बच्चों, ये वीडियो आप जो है बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ये वीडियो देखने के बाद एक्सक्रीशन से रिलेटेड या किडनी की जो फंक्शनिंग होती है ह्यूमन बीइंग्स में, उससे रिलेटेड जो है किसी भी मटेरियल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिए और पूरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों, देखते हैं एक्सक्रीशन होता क्या है। एक्सक्रीशन इज ए प्रोसेस बाय विच मेटाबॉलिक वेस्ट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म। यानी जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं एनर्जी से, या रेस्पिरेशन आप कह सकते हैं, जिसमें एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। उसमें जो है जो भी वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है एज ए बाई प्रोडक्ट, उसको एलिमिनेट जो है करना जो है एक्सक्रीशन कहलाता है। इन वर्टिब्रेट्स दिस इज कैरिड आउट बाय द लंग्स, किडनी एंड स्किन। यानी जो है इसमें वर्टिब्रेट्स में जो है एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, और ये सारे ऑर्गन मिल करके जो है एक्सक्रीशन सिस्टम को बनाते हैं। एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस होती है, इट इज़ एसेंशियल प्रोसेस इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। यानी जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, वर्टिब्रेट हो, इनवर्टिब्रेट हो, सब में जो है ये बिल्कुल एसेंशियल होता है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेस्ट प्रोडक्ट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है आर डिस्चार्ज डायरेक्टली थ्रू द सरफेस ऑफ सेल। तो जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा की बात हमने की थी। तो अमीबा जो है, अमीबा में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, हम जो है डिफ्यूजन की प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस से ये अमीबा जो है अपना जो डिस्चार्ज होता है वेस्ट मटेरियल, वो डायरेक्टली जो है सेल के सरफेस से जो है कर लेता है, और एक बहुत सिंपल ये प्रोसेस होती है। तो बच्चों, हमने देखा कि इट इज़ एसेंशियल प्रोसेस इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो क्यों ज़रूरी है एक्सक्रीशन, थोड़ा देख लेते हैं कि वाई एक्सक्रीशन इज नेसेसरी। ड्यूरिंग लाइफ एक्टिविटीज सच एज सेलुलर रेस्पिरेशन, सेवरल केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द बॉडी, यानी जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस चलती हैं शरीर में, मेटाबॉलिज्म उसको कहा जाता है। तो ये सारी एक्टिविटीज जो सेल में चलती है एंड प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल, जो है ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, वेस्ट मटेरियल जो है प्रोड्यूस करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो है बनाते हैं। जैसे CO2 हो गया, H2O हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ साल्ट हो गए, यूरिया हो गया, और ड्रग्स जो है, ड्रग्स, पिगमेंट्स और विटामिन्स, ये सारे जितने वेस्ट प्रोडक्ट हैं, इट हैज़ टू बी नीड थ्रू आउट द बॉडी। क्यों ज़रूरी है कि अकोमुलेशन ऑफ दीज वेस्ट बियॉन्ड द लेवल, यानी अगर एक लेवल से अगर ये ऊपर हो जाएं, द लेवल इनसाइड द बॉडी प्रोड्यूसेज टॉक्सिन्स, ये जो है टॉक्सिन जो है प्रोड्यूस करते हैं, और विच आर हार्मफुल टू द बॉडी, जो कि जो है शरीर के लिए जो है हार्मफुल होते हैं। देन इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव दीज टॉक्सिन्स थ्रू द बॉडी, जो है बॉडी से ये टॉक्सिन जो है बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये टॉक्सिन जनरेट करते हैं। अगर इनको ज़्यादा अधिक देर तक जो है शरीर के अंदर जो है रखना पड़ा, तो ये जो है काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों, देखते हैं कि ये वेस्ट जो है कैसे प्रोड्यूस होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट जनरेट होता है बच्चों, वो लगभग जो है 3 प्रकार से होता है, और इनमें सबसे मेन होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, और इसी पे जो है हम फोकस करने वाले हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट, और एक हो गया फ्रॉम आउटसाइड मटेरियल, यानी जिसको एक्सटर्नल सोर्स भी आप कह सकते हैं। एक्सटर्नल सोर्स से जो है जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन ब्रेकडाउन, यानी प्रोटीन जब ब्रेकडाउन होता है तो वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है। दूसरा जो सोर्स है फ्रॉम इनसाइड द बॉडी, यानी इसको इंटरनल सोर्स भी कह सकते हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड का जो है ब्रेकडाउन होना। तो इस तरह से जो है वेस्ट जो है जनरेट होता है बॉडी में।
अब बच्चों जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, मैंने कहा था मेन फोकस हम इस पे करेंगे। नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो जो है 3 प्रकार के होते हैं, और इन नाइट्रोजनस वेस्ट के जो है आधार पे ही 3 प्रकार के ऑर्गेनिज्म हम जो है डिवाइड करते हैं। तो पहला जो है अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म मीन्स जिनमें जो है अमीनो एसिड जब ब्रेक डाउन होता है, यानी जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, तो जो है अमीनो एसिड जो है यूज हो जाता है प्रोटीन सिंथेसिस में, और जिसकी अब जो है ज़रूरत नहीं है बॉडी में, तो जो है इसको कहा जाता है डीएमिनेशन। इसको कहेंगे ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। और जो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होता है वो ये तीनों प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म हैं इनमें ये कॉमन जो है कॉमन प्रोसेस होती है। तो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म थोड़ा देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो जो है अमीनो एसिड के रूप में, दिस टाइप ऑफ एक्सक्रीशन इज पॉसिबल ओनली एक्वाटिक एनिमल। केवल एक्वाटिक एनिमल में ही इस प्रकार का एक्सक्रीशन जो है पॉसिबल हो पाता है। क्यों हो पाता है कि बिकॉज अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल। ये जो अमोनिया होता है ये हाईली सॉल्युबल होता है इन वाटर एंड इट इज़ नीड टू बी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। यानी जो है इसको अगर जो है एक्सक्रीशन के प्रोसेस से शरीर से बाहर इसको भेजना है तो बहुत अधिक मात्रा में जो है वाटर की ज़रूरत पड़ती है। और अमोनिया जो है हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। इट इज़ हाईली टॉक्सिक। जितने भी प्रकार के जो टॉक्सिन हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये टॉक्सिक होता है एंड नीड टू बी कन्वर्ट इनटू लेस टॉक्सिक। यानी जो है इसको जो है ज़रूरत पड़ती है कि जो है इसको कम जो है टॉक्सिक बनाया जाए। तो इस प्रकार का एक्वाटिक जो है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में मेनली इसको कहा था। तो जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है या जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें जो है इस प्रकार का, यानी एज ए वेस्ट जो है अमोनिया जो है प्रोड्यूस होता है, और इस वेस्ट मटेरियल को जो है इस तरह से जो है बॉडी से बाहर निकाला जाता है। और इसका एग्जांपल हो गया अमीबा। और सिंपल प्रोसेस डिफ्यूजन से जो है ये जो है एक्सक्रीशन हो जाएगा, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहेंगे अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। सेकंड जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है बच्चों वो है यूरिया। यूरिया जो है एक ऐसा नाइट्रोजनस वेस्ट है जो कि अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो है यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म बच्चों, यहाँ वेस्ट मटेरियल है यूरिया और यहाँ है अमोनिया। इनको अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे, इनको यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। दिस इज 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। यानी जो यूरिया होता है वो अमोनिया से जो है 1 लाख गुना जो है कम टॉक्सिन होता है। इट कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट एनी हार्मफुल इफ़ेक्ट। यानी इसको बॉडी में जो है काफ़ी देर तक जो है रोका जा सकता है, और ये जो है कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है नहीं डालता है। इट इज़ रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ वाटर। लेस अमाउंट ऑफ वाटर की अगर बात करें बच्चों तो जो है अमोनिया के कंपैरिजन में जो है कम जो है वाटर की आवश्यकता होती है। सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लिवर बाय ए प्रोसेस ऑफ साइक्लिक यूरिया और ऑर्निथिन साइकिल। यानी जो यूरिया जो प्रोड्यूस होता है ऑर्गेनिज्म में वो होता है कहाँ पे, लिवर में प्रोड्यूस होता है बच्चों। और इस प्रोसेस को कहते हैं, यानी यूरिया के सिंथेसिस को कहेंगे, यानी साइक्लिक यूरिया जो प्रोसेस होती है, या फिर जो है कहेंगे ऑर्निथिन साइकिल। इसमें बच्चों रिएक्शन क्या होती है कि जो अमोनिया जो होगा वो जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट है CO2 के साथ जो है मिल करके इस तरह से NH2CO यानी यूरिया जो है बनाता है, और एज ए बाय प्रोडक्ट जो है H2O भी जो है जनरेट होता है। और इस प्रकार का जो एक्सक्रीशन होगा बच्चों, ये मैन एक्वाटिक मैमल जितने हैं या कार्टिलेजिनस फिश जो हैं इनमें बच्चों इस प्रकार का यानी यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म
इनको कहा जाता है। और जो है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट जो है यूरिया को जो है ये एक्सक्रीट करते हैं, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है यूरिया में कन्वर्ट ये हो जाता है। नंबर 3 है बच्चों यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है लेसर देन 2, यानी ये जो दोनों हैं यानी अमोनिया और यूरिया, इससे जो है यूरिक एसिड बहुत ही कम जो है टॉक्सिक होता है और ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। इट इज़ रिक्वायर लेसर अमाउंट ऑफ वाटर, यानी इन दोनों से कम वाटर की आवश्यकता इसको पड़ेगी। लेसर टॉक्सिक होते हैं दोनों से ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल वाटर, यानी ये जो है ऑलमोस्ट जो है इनसॉल्युबल होता है वाटर में। और ऐसा जो एक्सक्रीशन करते हैं वो करते हैं बर्ड्स या फिर रेप्टाइल्स। तो बच्चों ये था नाइट्रोजनस वेस्ट जो है जो जनरेट होता है, कैसे जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में, यूरिया में और फिर यूरिक एसिड में। बच्चों नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो तीनों प्रकार के जो वेस्ट प्रोडक्ट है या नाइट्रोजनस वेस्ट का जो कन्वर्जन है इनमें जो है कॉमन क्या होता है। तो कॉमन इन ऑल क्या होता है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। मैंने अभी थोड़ी देर कहा था कि जब अमीनो एसिड जो है क्या करता है बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस में यूज हो जाता है, तो जो यूज नहीं हो पाता विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड देन दिस अमीनो ग्रुप इज़ रिमूव्ड, यानी इस अमीनो ग्रुप को जो है रिमूव किया जाता है इस तरह से, जैसे NH2 और इससे जो है एक हाइड्रोजन जो है रिमूव हो जाता है और इसको जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है अमोनिया में जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट है और जो है हाईली टॉक्सिक है। तो बच्चों ये जो प्रोसेस है ये तीनों प्रकार के ऑर्गेनिज्म में ये कॉमन होती है और इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। अमीनो एसिड इज यूज्ड अप इन प्रोटीन सिंथेसिस विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड रिमूव फ्रॉम दिस, यानी इससे जो है ये अमीनो एसिड से जो है रिमूव कर लिया जाता है। बच्चों अगर हम जो है इस अमीनो एसिड का जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसको इस प्रकार से इसको दिखा सकते हैं, इस तरह से इसको, ये आपके जो है अमीनो एसिड का यहाँ पे R जो है मॉलिक्यूल होंगे वो जो है कई भी हो सकते हैं उसके हाइड्रोजन के या वाटर के, और इस तरह से जो है ये जो है इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो बच्चों जो है ये तो हो गया नाइट्रोजनस वेस्ट। हमारा जो मेन फोकस है बच्चों हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो जो है कंपोज्ड होता है, इसमें जो है 2 किडनी होती हैं, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 होता है यूरेथ्रा। और इस तरह से जो है बच्चों ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो है ये डायग्राम। बच्चों इसके अलावा जो है लंग्स भी जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिए ही काम करते हैं। लंग्स जो है कॉमन हैं जो है चाहे वो रेस्पिरेशन हो या एक्सक्रीशन हो, क्योंकि उनसे जो है एज ए बाई प्रोडक्ट CO2 निकलता है, तो लंग्स भी जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट है। बच्चों जो है जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें 2 किडनी होती हैं, इस तरह से लेफ़्ट और राइट जो है किडनी होती हैं। बच्चों एक जो है किडनी का जो लोकेशन है यानी मेन पार्ट जो है इसका जो है किडनी ही होती है जो कि फिल्ट्रेशन का काम करती है। किडनी का जो लोकेशन है 12th थोरैकिक वर्टिब्रा, ठीक है, जो बच्चों जो है 12th वर्टिब्रा होती है लगभग जो है लोकेशन वहाँ पे होती है। लेफ़्ट किडनी स्लाइटली अपर टू राइट 1। देखो बच्चों ये आपकी लेफ़्ट किडनी हो गई और सॉरी ये हो गई आपकी राइट और ये हो गई लेफ़्ट। तो जो लेफ़्ट किडनी है वो स्लाइटली अपर टू राइट 1, थोड़ा सा जो है ऊपर जो है ये लेफ़्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर होती है। और किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर बच्चों एक ग्लैंड होती है जिसको कि एड्रिनल ग्लैंड जो है कहते हैं। बच्चों ये जो राइट किडनी है ये स्लाइटली जो है लोअर होती है लेफ़्ट से, यानी लोअर होती है। इसका कारण क्या होता है बच्चों कि इसके ऊपर यानी राइट
किडनी के ऊपर बच्चों लीवर होता है, और लीवर जो है इस किडनी को जो है थोड़ा सा पुश कर लेता है, जिसके कारण जो है ये स्लाइटली जो है लोअर साइड में आ जाती है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट वन। बच्चों अगर साइज़ देखें किडनी का तो जो है लगभग 5 इंच ये लॉन्ग होती है। शेप इसका बीन शेप होता है। वेट बच्चों इसका 120 ग्राम टू 170 ग्राम इन मेल, यानी मेल में जो वेट होगा किडनी का वो होगा 120 ग्राम टू 170 ग्राम, और फीमेल में होता है 120 टू 140 ग्राम। तो इसका मतलब फीमेल में जो है किडनी थोड़ा जो है वेट जो है किडनी का कम होता है। तो बच्चों जो है इस तरह से जो है ये इसका डायग्राम है, और डायग्राम जो है डायग्राम कंपोज्ड है 2 किडनी, जैसे कि हम बात कर रहे थे 2 इसमें किडनी होंगी। किडनी की लोकेशन आपने देख ली। किडनी की लोकेशन में बच्चों ये हो गया आपका इन्फीरियर वेना केवा, और ये जो है डिसेंडिंग आयोटा। डिसेंडिंग आयोटा यानी ये जो है ब्लड को नीचे लेके आता है, और ये किडनी हो गया, ये होगी रीनल वेन यानी जो, और ये हो गई रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी यहाँ पे ये है, और ये हो गई रीनल वेन। रीनल आर्टरी जो है ब्लड इन, रीनल आर्टरी का काम क्या है बच्चों, ब्लड को किडनी में लाना, और जब ये फिल्टर्ड हो जाती है तो रीनल वेन जो है इस ब्लड को, यानी जो फिल्टर्ड ब्लड होता है उसको जो है इन करती है, यानी जो है फिर से जो है बॉडी में ले आती हैं। ये अभी हम जो है बच्चों आगे अच्छा सा डिस्कस करेंगे। और इस तरह से बच्चों ये ब्रांचिंग में यहाँ से जो है ये जो फिल्ट्रेट जो ट्यूबल्स निकलती हैं इनको जो है यूरेट्रा जो है कहा जाता है, यूरेटर। यहाँ से जो है ये बच्चे जो है फिगर में जो है ये हल्का सा ये जो जॉइंट होगा ये थोड़ा इस तरह से साइड में होता है, इस तरह से थोड़ा साइड में होता है बच्चों। साइड में इसलिए होता है कि यूरेटर से जब फिल्ट्रेट होके जो वेस्ट मटेरियल आएगा एज ए यूरिन, यूरिनरी ब्लाडर में कलेक्ट होता है, और फिर जो है यूरेथ्रा से जो है ये बाहर शरीर से बाहर निकल जाता है। तो यूरिनरी ब्लाडर में ये थोड़ा साइड में होता है बच्चों, ताकि जो है ये बैक फ्लो जो है इसका हो ना पाए, बिल्कुल परपेंडिकुलरली जो है साइड से जो है ये लगे होते हैं। तो ये है बच्चों कॉमन सी जानकारी जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम जो ह्यूमन बीइंग्स का है। बच्चों जो मेन जो पार्ट है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो है किडनी। तो थोड़ा किडनी का जो है किडनी का पार्ट देख लेते हैं बच्चों। किडनी का जो है इस तरह से जो है बीन शेप होता है, और यहाँ पे आपको ये हल्का सा एक डिप्रेशन इस तरह से ये दिख रहा होगा बच्चों। जो है इस डिप्रेशन को कहते हैं बच्चों हाइलम। ये जो डिप्रेशन है अंदर से थोड़ा पिचका हुआ है, जैसे कि बीन में होता ही है, तो इसको कहा जाता है बच्चों हाइलम। ये जो अंदर की तरफ जो है ग्रूव टाइप का डिप्रेशन टाइप का है, इसको जो है हाइलम कहा जाता है। इस तरह से हाइलम होता है बच्चों। और ये जो किडनी है, किडनी के जो है 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहर की जो लेयर होगी बच्चों वो होती है रीनल फेशिया। रीनल फेशिया जो है सबसे बाहर का जो पार्ट है वो जो है रीनल फेशिया कहलाता है। रीनल फेशिया, रीनल फेशिया कहते हैं, जो कि सबसे आउटर जो है लेयर होती है और मिडिल में होती है। जो मिडिल लेयर होती है बच्चों, इसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये हल्का सा येलोइश जो है ये बनाया हुआ है, ये बच्चों ये होती है एक फैट की लेयर होती है जो कि मिडिल में होती है। फैट की लेयर होती है ताकि जो है कोई भी शॉक जो है किडनी जो है एब्जॉर्ब कर पाए, यानी एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये काम करती है। और बच्चों जो इनरमोस्ट लेयर होगी वो होगी आपकी जो है फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस कैप्सूल जो है अंदर की तरफ सबसे इनर जो है वो फाइब्रस कैप्सूल जो है होती है, फाइब्रस
कैप्सूल, और ये बनी होती है बच्चों कोलेजन फाइबर की। कोलेजन फाइबर की बनी होती है बच्चों। तो बच्चों जो है, जो किडनी है उसके मेन जो है 3 लेयर जो है इसकी होती हैं, और ये जो बीच में डिप्रेशन है इसको जो है हाइलम कहा जाता है बच्चों। उसके बाद मोटे तौर पे किडनी का जो बाहर का हिस्सा है उसको कहा जाता है बच्चों रीनल कॉर्टेक्स। इसको रीनल कॉर्टेक्स कहा जाता है। और ये जो अंदर का पार्ट है बच्चों, ये जो अंदर वाला पार्ट है, इस तरह ये अंदर वाला जो पार्ट है इसको जो है रीनल मेडुला कहा जाता है, मेडुला। ठीक है बच्चों। तो ये जो रीजन है किडनी का, जो रीजन है, सबसे पहले मैंने आपको ये समझाया कि किडनी जो है, जो आउटर लेयर होती है वो सिंगल लेयर नहीं होती, बल्कि जो है वो 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर जो है रीनल फेशिया होती है, रीनल फेशिया। उसके बीच में ये नंबर 1 लेयर हो गई। बीच में मिडिल में जो है एक फैट की लेयर होती है जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। और सबसे अंदर वाली जो रियल लेयर होती है वो होती है फाइब्रस कैप्सूल की। और ये फाइबर कौन सा होता है? कोलेजन फाइबर। ये जो 3 लेयर हैं, सिंगल लेयर नहीं होती बच्चों, 3 लेयर होती हैं। उसके बाद रीजन वाइज अगर डिवाइड करें तो रीनल कॉर्टेक्स जो है बाहर का रीजन हो गया, और अंदर का रीजन हो गया मेडुला। इसके अलावा बच्चों ये आपको जो है मेडुला रीजन में इस तरह के ये पिरामिड दिख रहे हैं। ये जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह से ये पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, इनको कहा जाता है रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड बच्चों इसको कहा जाता है। ये आपका फाइब्रस कैप्सूल हो गया, जो मैं इनर मोस्ट जो है लेयर आपको कह रहा था। तो ये रीनल पिरामिड होते हैं। इनका काम क्या होता है बच्चों कि अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कि जो किडनी की फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, वो जो है इसी रीनल पिरामिड में जो है कुछ भाग इसका जो है कॉर्टेक्स में और कुछ मेडुला में जो है, यानी इस रीनल पिरामिड में जो है होता है। रीनल पिरामिड जो है रीनल पिरामिड बच्चों इस तरह के स्ट्रक्चर आप इनको कह सकते हो। इस तरह से जो है स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे पिरामिड बने होते हैं, और इनके बीच में जो है इस तरह का स्पेस जो है होता है। और इस स्पेस में बच्चों रीनल पैपिली इसको कहते हैं बच्चों, रीनल पैपिली इस तरह से। और ये पूरा सीक्रेशन कलेक्ट करके, क्योंकि मैंने क्या कहा कि अभी हम उसे आगे डिस्कस करेंगे कि जो नेफ्रॉन होते हैं, जो किडनी की यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट, वो जो है इसी एरिया में होती है। तो ये अपना सीक्रेशन यहाँ से कलेक्ट करते हुए इस तरह से जो कैलेसिस होते हैं, कैलेसिस जो इस तरह से इसके बीच के जो जगह को रीनल कैलेसिस कहेंगे। और ये जो इस तरह से जो है कलेक्ट हो रही हैं, इनको रीनल पैपिली, यानी जो इनका एंड पार्ट है इसको रीनल पैपिली कहा जाएगा। रीनल पैपिली जो है बच्चों इसको कहा जाता है रीनल पैपिली। आप जो है नाम ध्यान से सुन ले बच्चों, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, तो आप जो है ध्यान से इसको सुनते रहेंगे। रीनल पैपिली बच्चों इस तरह से जो है रीनल पैपिली जो है, जो एंड है इन पिरामिड का, ये अपना सारा सिक्रेशन इस तरह से, और इनको कहा जाता है कैलिस। ये है बच्चों यहाँ पे ये मेजर कैलिस जो है ये दिखाया गया है। ये देखिए, ये इसका एंड पार्ट जो है रीनल कैलिसिस जो है इसको दिखाया गया है। तो ये सारा सिक्रेशन जो है यहाँ इसको इकट्ठा करके देन जो है इसको यूरेटर में जो है भेजते हैं। और जो नेफ्रॉन होंगे बच्चों वो इस रीजन में पाए जाते हैं, यानी जो नेफ्रॉन होगा वो अपना सारा सिक्रेशन ऐसे जो है इस कैलिक्स के द्वारा इस यूरेटर में कलेक्ट करके लाता है। और इसका जो
एंड है बच्चों, इस तरह का जो एक जो है वन साइडेड जो एंड है इसका, ये जो है रीनल पेल्विस जो है इसको कहा जाता है। ये आपकी रीनल वेन, रीनल आर्टरी, सेगमेंटेड जो है आर्टरी जो हो गई है, ये इंटरलोवर आर्टरी, इंटरलोवर वेन। ठीक है बच्चों, ये जो है इस तरह से ये फिगर में दिखाया गया है। ये देखो बच्चों, ये इंटरलोवर आर्टरी और ये इंटरलोवर वेन। ठीक है बच्चों, तो आर्टरी और वेन जो है आपको इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना है। आर्टरी जो भी आर्टरी होगी बच्चों, वो क्या करती है, ब्लड को जो है इन करती है किडनी के अंदर, और जब ये जो है फिल्टर हो जाएगा, तो जो ब्लड फिल्ट्रेट ब्लड होगा उसको जो है आउट करना, यानी बॉडी में उसको ले जाना फिर से जो है, वो होता है काम वेन का। तो इस तरह से बच्चों ये है किडनी का एक पार्ट। ये जो है आपकी समझ में जो है बच्चों, ये रीनल पिरामिड भी समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये जो है, और बच्चों ये होते हैं मेडुला रीजन में। ये जो रीनल पिरामिड होंगे बच्चों, ये मेडुला रीजन में होंगे, इस तरह के पिरामिड होंगे मेडुला रीजन में, और मेडुला और कॉर्टेक्स रीजन दोनों को कनेक्ट करते हुए इस तरह से जो है यहाँ इस तरह से नेफ्रॉन्स होते हैं, और ये अपना सारा सिक्रीशन जो है यहाँ से जो है रीनल पेल्विस से होकर के जो है यूरेटर में जो है कलेक्ट करके डालते हैं। तो बच्चों अब जो है नेफ्रॉन को जो है ध्यान से देख लेते हैं बच्चों। नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है किडनी की, और लगभग जो है नेफ्रॉन जो होते हैं बच्चों, एक किडनी में लगभग जो है 1 मिलियन जो है नेफ्रॉन होते हैं। और अगर इसका साइज देखें बच्चों, तो साइज जो है इसका बच्चों जो है 35 to 55 मिलीमीटर जो है ये होता है, या फिर जो है आप सीधे तौर पे कह सकते हो कि 3 सेंटीमीटर लगभग जो है 3 सेंटीमीटर जो है लॉन्ग जो है नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने कहा था कि नेफ्रॉन की जो लोकेशन होती है वो बच्चों यहाँ पे होती है, जो हमने जो है पिरामिड जो है पढ़े थे। पिरामिड जो है बच्चों, पिरामिड के बारे में हमने यहाँ पे जो है ये रीनल पिरामिड के बारे में पढ़ा था, और नेफ्रॉन की जो लोकेशन है इस तरह से, ये रीनल पिरामिड यहाँ से जो है ये थोड़ा सा इसका एलाबोरेट करके दिखाया गया है। और इस तरह से बच्चों नेफ्रॉन जो है इसमें जो है अटैच होते हैं। बच्चों नेफ्रॉन जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक जो नेफ्रॉन आप देख रहे होंगे बच्चों, ये छोटा है, और एक नेफ्रॉन जो है थोड़ा बड़ा है। ये जो नेफ्रॉन देख रहे हैं बच्चों, इसका मैक्सिमम जो पार्ट है बच्चों, इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो मेडुलरी रीजन में है। ये आपका ये पार्ट हो गया बच्चों नेफ्रॉन का। ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये कौन सा पार्ट है, कॉर्टेक्स रीजन। ये आपका जो है कॉर्टेक्स रीजन हो गया, और ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये हो गया मेडुलरी रीजन। ये वाला पार्ट आपका हो गया मेडुलरी रीजन। ठीक है बच्चों, तो इस नेफ्रॉन की बात हम करें अगर, तो इस नेफ्रॉन का जो मैक्सिमम जो पार्ट है, जो हेनले लूप है इसका, वो जो है मेडुलरी रीजन में है। तो ऐसे नेफ्रॉन को कहा जाता है जक्स्टा मेडुलरी। जक्स्टा, ये एक्स है बच्चों, जक्स्टा मेडुलरी जो है इसको कहा जाता है। और बच्चों अगर बात करें इस नेफ्रॉन की, तो इसमें जो है क्या है, हेनले लूप जो है बहुत कम मात्रा में मेडुलरी रे में है। तो ये जो है जो जक्स्टा मेडुलरी, इसको जो है कॉर्टिकल, क्योंकि जो है ये कॉर्टेक्स एरिया में ज़्यादा है, तो इसको जो है कॉर्टिकल जो है नेफ्रॉन जो है इसको कहा जाता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन इसको कहा जाएगा। तो बच्चों 2 प्रकार के नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जो जक्स्टा
नेफ्रॉन्स होते हैं वो केवल जो है ह्यूमंस बीइंग में टोटल नेफ्रॉन का जो है 20% ही होता है, और बाकी का जो 80% होता है बच्चों वो होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। तो बच्चों आप जो है समझ गए होंगे। बच्चों एक फिगर यहाँ पे भी है, ये देखिए बच्चों, ये आपका ऊपर वाला ये जो पार्ट है ये आपका कॉर्टेक्स वाला है, नीचे वाला पार्ट जो है मेडुलरी है। अब आप जो है खुद ही जो है सोच के बता सकते हैं कि कौन सा जो है जक्स्टा नेफ्रॉन है और कौन सा जो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। ऑब्वियसली जो है ये आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन है और ये जो है जक्स्टा नेफ्रॉन है, जिसका मैक्सिमम पार्ट जो है मेडुलरी रीजन में है। तो बच्चों पूरे जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे मेन पार्ट जो है यही है बच्चों, इसको ध्यान से देखेंगे। बच्चों जो नेफ्रॉन होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम या किडनी का जो नेफ्रॉन होता है बच्चों, उसमें जो है लगभग जो है 4 पार्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला जो पार्ट हो गया वो हो गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। दूसरा जो पार्ट हो गया बच्चों लूप ऑफ हेनेले, या फिर इसको हेनेले लूप भी कहा जा सकता है। तीसरा जो पार्ट है बच्चों इम्पोर्टेंट वो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, ठीक है बच्चों। और चौथा जो मेन पार्ट है बच्चों वो है कलेक्टिंग डक्ट्स। बच्चों ये 4 चीज़ों पे, ये जो 4 पार्ट हैं इस नेफ्रॉन के, इसको हम जो है इसके जो फंक्शन हैं उनको भी ध्यान देंगे। बच्चों अब जो है किस तरह से नेफ्रॉन काम करता है फिल्ट्रेशन का, तो जो काम है बच्चों, जो मैकेनिज़्म है नेफ्रॉन का, ध्यान से सुन लें आप, उनको जो है 4 सब पार्ट में जो है हम जो है बांट लेंगे। पहला जो है फिल्ट्रेशन, नंबर 2 हो गया रीएब्जॉर्बेशन, देन थर्ड वन इज सिक्रेशन एंड फोर्थ वन इज फाइनली एक्सक्रीशन। ठीक है बच्चों, अगर आपने सुन लिया तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। पहला फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, और देन जो है सिक्रेशन एंड देन एक्सक्रीशन। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं बच्चों फिल्ट्रेशन की। बच्चों जो है यहाँ पे जो फिगर है इसको ध्यान से देखें। यहाँ रीनल आर्टरी, मैंने क्या कहा था कि ब्लड इन रीनल आर्टरी से जब ब्लड आता है बच्चों, तो यहाँ पे जो है बच्चों यहाँ पे जो है क्या होता है कि इस तरह का एक फिल्टर्ड कप जो है जिसको कि वोमेन कैप्सूल कहेंगे, इस तरह का जो है वोमेन कैप्सूल जो है होता है। वोमेन कैप्सूल का जो स्ट्रक्चर है, यानी ये जो मेन फिल्ट्रेशन जो यूनिट है वो जो है वोमेन कैप्सूल ही है, और इसको सबसे पहले खोजा था सर विलियम बॉबिन ने, जो कि एक फिजियोलॉजिस्ट थे, और लगभग जो है 25 ईयर में जो है उन्होंने वोमेन कैप्सूल को जो है इसकी खोज की थी और इसकी जो है फंक्शनिंग बताई थी। तो बच्चों थोड़ा सा हम देखें कि इसका स्ट्रक्चर होता क्या है, क्योंकि मेन पार्ट है और फिल्ट्रेशन जो है यहीं से शुरू होता है। बच्चों थोड़ा इसमें हम देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है। बच्चों जो है इस तरह का जो वोमेन कैप्सूल होगा इस तरह से होता है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से, और यहाँ पे होती हैं ब्लड कैपिलरीज, और यहाँ से आपका जो है मेन आर्टरी जो है यहाँ से ब्लड को लेके आती है, और एक कॉइल्ड इस तरह से हो करके और फिर जो है ये इस तरह से आ जाती है। तो बच्चों यहाँ पे ये जो वोमेन कैप्सूल है, ये जो वोमेन कैप्सूल है ये मेन फिल्ट्रेट यूनिट है। तो देखें थोड़ा इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। मैं यहाँ पे जो है इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से। बच्चों अगर इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस तरह से जो है इसमें जो है लगभग 3 लेयर होती हैं। एक होती है बच्चों इनर, एक आउटर, और एक होती है मिडिल। इस तरह से
बच्चों जो ये इस समय जो है ये आउटर लेयर कहलाएगी, क्योंकि ब्लड जो है यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो हो रहा है, ब्लड का डायरेक्शन ये है, तो ये कहलाएगी आउटर लेयर। तो आउटर लेयर को बच्चों कहे, इसका नाम जो होता है वो होता है पोडोसाइट। पोडोसाइट इसको कहा जाएगा, पोडोसाइट। और बच्चों जो बीच की जो लेयर होगी बच्चों, बीच की जो लेयर होती है इसको कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। बच्चों थोड़ा लिखा तो जो है वैसे जा रहा है, आप सुन लेंगे और नोट भी करते रहेंगे। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इसको कहा जाता है। और जो इनर साइड में जो होते हैं बच्चों, ये जो इनर साइड की जो लेयर होती है इसमें पाई जाती हैं ब्लड कैपिलरीज। इसमें जो है ब्लड कैपिलरीज पाई जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो जो है ये 3 पार्ट हो गए इस तरह से। ये मैं पूरा ही ड्रॉ कर दे रहा हूँ इस तरह से। इस तरह का ही जो है ये स्ट्रक्चर होगा, ये क्योंकि मेन फिल्ट्रेट यूनिट है वोमेन कैप्सूल का। और बच्चों ये आप बीच में ये ब्लैंक स्पेस देख रहे होंगे, या इनको होल्स भी कहा जा सकता है। इनको कहा जाता है बच्चों, जो बीच में ये होल्स आपको दिख रहे हैं इनको कहा जाता है फिल्ट्रेट स्लिट्स। इनको कहा जाता है फिल्ट्रेट स्लिट्स, इनको कहा जाता है, जो कि सबसे मेन होते हैं। जिस तरह से एक सीव जो है किसी भी चीज़ को जो है फिल्ट्रेट करने का जो है काम करती है। तो बच्चों ये था स्ट्रक्चर जो है वोमेन कैप्सूल का, और किस तरह से ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है ये कैसे फिल्टर करेगा। तो फिल्ट्रेशन का काम बच्चों यहाँ शुरू होता है। तो बच्चों देखिए फिर जो है कि किस तरह से इसकी वर्किंग होगी। तो बच्चों रीनल आर्टरी से ये वोमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेट यूनिट जो है बच्चों, मैं थोड़ा बता दूं कि यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरी होती हैं, पहला हमारा फिल्ट्रेशन था, तो फिल्ट्रेशन जो है यहाँ से शुरू हो गया। और फिल्ट्रेशन जो है वोमेन कैप्सूल में कैसे होगा, मैंने आपको कहा था कि जो पोडोसाइट होगा, ब्लड वेसल्स वॉल होती हैं और जो है फिल्ट्रेशन स्लिट्स होती हैं, वहाँ से ये ब्लड फिल्टर हो जाता है। और ब्लड जो है फिल्टर होके ये जो रीनल आर्टरी है ये वोमेन कैप्सूल से इस तरह से, या जो है वोमेन कैप्सूल और ये आपका हो गया, और वोमेन कैप्सूल वाला पार्ट तो ये है, और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों ये होता है ग्लोमेरुलस इसको कहते हैं, और यहीं पे जो है ब्लड कैपिलरीज होती है बच्चों। उसके बाद क्या होगा कि जो वेन है, ये जो आर्टरी है ये ब्लड लेके आई, वेन जो है इस तरह से इसको जो है एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना करके, और वेन जो है इस ग्लोमेरुलस को ऐसे कॉइल करते हुए इसके चारों तरफ इस तरह से कॉइल्ड हो करके, ये देखो बच्चों ये जो वोमेन ग्लोमेरुलस है ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो है इस तरह से इसकी कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं इस तरह से होती हैं, इस तरह से ये इसकी कलेक्टिंग डक्ट हो गई। और जो वेन्स होती हैं वो इनको जो है स्पाइरल जो है शेप में, स्पाइरल स्कीम में जो है इसको इस तरह से जो है कवर करते हुए जो है इस वोमेन ग्लोमेरुलस को जो है इस तरह से जो है इसको कवर करते हुए आगे चलती है। तो जो फिल्ट्रेट हुआ यहाँ पे, जो फिल्ट्रेशन हुआ, यानी यहाँ पे क्या होगा कि जो फिल्ट्रेशन होता है वो किस किस चीज़ का होता है बच्चों। यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होगा वो होगा ब्लड सेल्स का, लेकिन ब्लड सेल्स में भी जो है बच्चों आरबीसी यहाँ पे फिल्ट्रेट नहीं होती, कि आरबीसी को छोड़ करके जो है ब्लड सेल्स जो है यहाँ पे फिल्ट्रेट होगी, जैसे कि फिल्टर पेपर में होता है। और यहाँ पे फिल्ट्रेट होता है प्लाज्मा, यानी 1/5 पार्ट जो होता है प्लाज्मा का यहाँ पे फिल्ट्रेट हो जाता है।
और ब्लड सेल्स में आरबीसी को छोड़ के, और प्रोटीन क्योंकि जो है लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जैसे प्रोटीन के, तो वो यहाँ पे फिल्टर नहीं हो पाते, तो जो है फिल्टर नहीं होंगे, तो फिर जो है वो क्या होगा कि इस तरह से जो है वेन, जो आर्टरी वेन है, वो आर्टरी वेन जो है इसको इस तरह से कैरी करके ले आएगी। देन बच्चों, ये जो ग्लोमेरुलस है, इसका जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, सबसे बड़ा जो इसका पार्ट होता है वो होता है बच्चों हेनले लूप, लूप ऑफ हेनले। इस तरह का ये यू आकार का जो है ये हेनले लूप होगा। बच्चों वेन को आप मत भूल जाना, क्योंकि स्पाइरल फैशन में जो है इसको इस तरह से स्पाइरल किए हुए जो है इसके साथ साथ आ रही है। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्या होगा कि जो रीनल वेन है, रीनल वेन ब्लड कैपिलरीज की हेल्प से जो है इस ग्लोमेरुलस से और इस जो है हेनले लूप से चिपक के चलती है, और ब्लड कैपिलरी की हेल्प से जो एसेंशियल पार्ट होते हैं जो कि फिल्टर आउट हो जाते हैं लेकिन वो बॉडी में चाहिए, वो दोबारा से जो है रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा स्टेप था रीएब्जॉर्प्शन का, तो बच्चों जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, इफेरेंट आर्टियोल्स और एफरेंट आर्टियोल्स। बच्चों जो है एफरेंट आर्टियोल्स यानी ब्लड इन, ठीक है बच्चों, और एफरेंट आर्टियोल यानी ब्लड इन, और ये जो है यहाँ जो है थोड़ा वाइड होती हैं और यहाँ जो है ये नैरो होती जाती हैं। बच्चों जो है जो एफरेंट आर्टियोल है वो वाइड होती है और एफरेंट आर्टियोल जो है वो नैरो होता है, क्योंकि क्या होगा बच्चों, जब एफरेंट आर्टियोल जो है वाइड होगा तो ब्लड का प्रेशर जो है जब ये नैरो की तरफ फ्लो होगा तो प्रेशर ज़्यादा फ्लो होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, और प्रेशर अगर क्रिएट होगा तो इसी प्रेशर से जो है फिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो पाएगा। तो बच्चों ये भी जो है नोट करने लायक जो है पॉइंट है कि जो एफरेंट आर्टियोल हैं ये जो है वाइड होते हैं और एफरेंट आर्टियोल जो है ये नैरो होते हैं। इसका जो है क्या फ़ायदा मिलने वाला है कि इससे जो है प्रेशर क्रिएट होगा। तो बच्चों इस तरह से जो है ये एफरेंट जो है इस तरह से हेनले लूप में आकर के, और ये जो वेन है इसके साथ साथ जो आ रही है ये रीएब्जॉर्प्शन कर लेते हैं जो है जो फूड पार्टिकल हैं, वाटर हैं और साल्ट हैं। तो बच्चों इसमें क्या होगा, जो हेनले लूप होता है इसमें वाटर, बच्चों इसमें वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन जो है जो साल्ट होते हैं जैसे कि NaCl है वो जो है इसी हेनले लूप में, यानी जो वोमेन कैप्सूल है इसी में जो है रह जाते हैं, साल्ट जो है इसी में रह जाते हैं। तो जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है, इसमें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब ये वाला जो एरिया है बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये जो है आपका PCT का है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब का है। इसमें बच्चों क्या होगा कि जो साल्ट है, NaCl है, ग्लूकोज है, वाटर है और अमीनो एसिड, यानी NaCl लगभग 70%, ग्लूकोज 95%, वाटर 70% और अमीनो एसिड 95% जो है रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ये जो है रीएब्जॉर्ब हो जाता है किससे, जो ग्लोमेरुलस जो है, ग्लोमेरुलस की जो ये ट्यूब आपको दिखाई दे रही है इससे, और करता कौन है, ये जो आपकी रीनल वेन है, ये इसको रीएब्जॉर्ब कर लेता है। बच्चों हेनले लूप में क्या होगा कि इसमें जो है वाटर जो है क्या होगा, वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो साल्ट है कुछ मात्रा में जो है साल्ट जो है इसी हेनले लूप में रह जाएगा। तो बच्चों फिर जो है ये क्या होगा, ये वेस्ट प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा और पहुंचेगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में जो है फिर दोबारा से बच्चों रीएब्जॉर्ब होता है, यानी इसमें क्या होगा बच्चों, रीअब्जॉर्बिंग कैल्शियम और जो है सोडियम आयन का जो है रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है बच्चों, रीएब्जॉर्प्शन कौन करेगा, वही रीनल वेन। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये जो आयन है ये जो है ये आयन जो है होने चाहिए। ठीक है बच्चों,
ये आयन हमारी बॉडी में रहने चाहिए, तो इनका जो है रीएब्जॉर्प्शन जो है बच्चों हो जाता है। और एज ए वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जो आयन है या जो है पोटेशियम है या अमोनिया है, ये जो है यहाँ से होते हुए इस तरह से बच्चों जो सिक्रीशन होता है, यानी यहाँ पे सिक्रीशन का पार्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जो थर्ड पार्ट है हमारा सिक्रीशन का, यहाँ तक डिस्टिल कॉन्क्लेटेड ट्यूब तक जो है आपका रीएब्जॉर्प्शन चल रहा है, सिक्रीशन जो है। उसके बाद सिक्रीशन जो होगा यानी कलेक्टिंग डक्ट में जो सिक्रीशन होता है फाइनली, वो होता है जो वेस्ट आयन्स होते हैं, वो आपके कौन से आयन हो सकते हैं, H+ आयन हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, पोटेशियम आयन हो सकते हैं, पोटेशियम आयन हो सकते हैं, या फिर जो है अमोनिया के आयन हो सकते हैं। इस तरह से अमोनिया के जो है आयन होंगे, तो ये जो है सिक्रीशन जो है वेस्ट आयन का हो जाता है। डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब जो है, यहाँ पे ये वाला जो कर्व पार्ट है बच्चों, इसको डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब कहा जाता है। इसमें बच्चों क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा कैल्शियम और सोडियम आयन का, कैल्शियम और सोडियम आयन का। फाइनली जो वेस्ट है, यानी जो वेस्ट आयन है H+ आयन या सोडियम आयन या जो है अमोनिया का जो आयन है वो जो है सीक्रेट कर लिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। इसके साथ साथ बच्चों जो ADH होता है, इसको कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। बच्चों यहाँ पे जो है यानी डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब के बाद जो सिक्रीशन होगा, वो सिक्रीशन होता है ADH का, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। बच्चों ये वो हार्मोन होता है जो कि इस कॉर्टेक्स रीजन से ये जो कॉर्टिकल पिरामिड है बच्चों, ये कॉर्टिकल पिरामिड से सिक्रीशन होता है। और ये सिक्रीशन इसलिए होता है कि यही डिसाइड करता है कि जो यूरिन है, यानी जो वेस्ट मटेरियल एज ए यूरिन फॉर्म में है, उसको कितना कंसंट्रेट या डाइल्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पे सिक्रीशन क्या होगा बच्चों, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है बच्चों, तो जो फोर्थ सेक्शन हमारा कलेक्टिंग डक्ट, ये सारा वेस्ट मटेरियल जो है कलेक्टिंग डक्ट में आकर के इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिया या वाटर या साल्ट, टॉक्सिन जितने भी हैं, ये सारे कलेक्ट होकर के जो है यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएंगे और वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। तो बच्चों ये था जो है वेस्ट का फॉर्मेशन। फिर जो है ये यूरिथ्रा से जो है बॉडी से बाहर जो है निकाल दिए जाते हैं। तो बच्चों ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है और काफ़ी मेहनत करके जो है मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अगर फिर भी आपकी समझ में जो है कुछ जो है नहीं आया हो, तो आप जो है पर्सनली जो है कमेंट करके जो है मुझे पूछ सकते हैं बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।